जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास 11th में बिल्कुल सारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। आप देख सकते हो, समझ भी सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, हर सब्जेक्ट का अपना कोड होता है। तो आपने 11th क्लास में जो फिजिक्स का कोड होता है वो कोड नंबर है आपका 42। कोर्स की जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह से आप कोर्स को देखोगे, आगे कैसे स्टडी करनी है किसी भी चीज़ के लिए, ये एक तरह का जंग ही है। तो जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो उससे पहले आप क्या क्या अपने साथ लेके चलोगे वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11 22 सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे पास मैं थ्योरी को लेके आया हूँ। थ्योरी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आपका थ्योरी पेपर जो होता है वो आपको अच्छे से पता है 70 मार्क्स का होता है और इसकी टाइमिंग जो होती है वो 3 आवर्स की होती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से लास्ट ईयर आपने देखा कि हमें 11th और 12th के भी मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट थे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको मेहनत भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। इवन आप वैसे बच्चे जो कंपटीशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए 11th उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 12th, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं और जिस समय आप कंपटीशन में होते हैं उस समय 11th का लगभग आपके दिमाग से सब कुछ स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी यूनिट्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2 जो आपको स्टडी करनी है, यूनिट 3, कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं जिसमें 2-2 चैप्टर हैं, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। तो यूनिट 6 तक का अगर मैं बात करूं तो यूनिट 6 जो आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिट 6 जो ग्रेविटेशन है, ये हमारा फर्स्ट बुक, पहले वाली जो बुक है आप जो आप अभी स्टडी कर रहे हो, 2 बुक में है पूरा सिलेबस आपके पास। तो पहली वाली जो बुक आप अभी स्टडी कर रहे हो उसमें ग्रेविटेशन लास्ट चैप्टर है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड अभी आपने स्टडी किया, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल ये यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में आपने पहला चैप्टर स्टडी कर लिया है जो कि फिजिकल वर्ल्ड आपका था, और दूसरे चैप्टर में आपने यूनिट 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट जिस पे आप अभी हो और इसकी स्टडी कर रहे हो। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है, ठीक है। चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन को बता रहा है और चैप्टर 4 जो है मोशन इन प्लेन को बता रहा है। तो ये पूरे के पूरे 4 चैप्टर मिलके आपको यहाँ पे आपके 23 मार्क्स का चैप्टर है। ये 4 चैप्टर मिलके मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों मिला के पूरा 4 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये पूरे 4 चैप्टर यहाँ पे हैं। उसके बाद आप देखो यूनिट 3 जो कि लॉज ऑफ मोशन, एक बड़ा ही चैप्टर है। चैप्टर ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप कह सकते हो, इसलिए इसको सेपरेट रखा गया है। लॉज ऑफ मोशन को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। तो ये पूरा चैप्टर देखो आप, मार्क्स भी इसके जो हैं, ये पूरा जो मार्क्स का पोर्शन होगा वो इसी में इंक्लूड है 23 में। मतलब आपके पास इसका मतलब यूनिट 1, 2 और 3 तीनों मिला के आपके 23 मार्क्स का पूरा चैप्टर आना है ना। अगर बात करें यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें थोड़ा कम समय लगेगा आपको, और ये इसमें चैप्टर एक ही चैप्टर है, इसमें चैप्टर 6 है। और यूनिट 5 की बात करें तो मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये थोड़ा सा हर बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन एक ऑलरेडी ऐसा चैप्टर है जिसपे आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये चैप्टर और ग्रेविटेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रेविटेशन जो मैंने बताया कि पहले बुक का लास्ट चैप्टर है, इसको चैप्टर 8 है जो ग्रेविटेशन है। और ये सब मिलके आप 2 पार्ट में आपने देखा। यहाँ यूनिट 4 यूनिट आप देख सकते हो, ये जो आपका यूनिट 3 तक है, यूनिट 3 तक आपके 23 मार्क्स हैं, और 4 आपके पास जो है यूनिट 4, 5 और 6 ये 17 मार्क्स का है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे ही आपका 50 मार्क्स पूरा हो जाता है। लेकिन अभी आपके पास और भी जो बचा हुआ है, अगला जो सेकंड बुक है उस बुक को देख लेते हैं। सेकंड बुक में आप आ जाओगे तो सेकंड बुक में आपके पास जो चैप्टर है और यूनिट है, सेकंड बुक में यूनिट 7 शुरू होती है। हालांकि रेफरेंस बुक अगर आप लोगे तो रेफरेंस बुक में सब की चैप्टर की अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। इसमें बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपके पास जो यूनिट 6, 7 है, उसमें यूनिट 7 में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 9 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के लिए है, चैप्टर 10 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के लिए है, और चैप्टर 11 जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है। ये सब के सब अच्छे चैप्टर हैं, वेटेज वाले चैप्टर हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं। यूनिट 8 जो है आपका वो थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको चैप्टर 12 आता है। चैप्टर 12
और ये पूरा का पूरा बहुत ही कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। यूनिट 9 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 9 में चैप्टर 13 है आपकी, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑलरेडी आपने यहाँ पे इसको केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे। तो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में आप देखते हो ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ठीक है, ये जो ऑक्सीलेशन एंड वेव्स है, इसमें आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे 2 चैप्टर आ रहे हैं यूनिट 10 में। जो 2 चैप्टर है, चैप्टर 14 और चैप्टर 15, जिसमें ऑक्सीलेशन और वेव्स। तो पहले आप ऑक्सीलेशन पढ़ोगे, फिर वेव्स, तभी आपको वेव्स समझ में भी आएगा। तो अभी मैं ऊपर के बाकी जो यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट 7 है, ठीक है, यूनिट 7 और यूनिट 8 और यूनिट 9, ये तीनों यूनिट मिला के 7th, 8 और 9, ये आपका आ रहा है 20 मार्क्स का। और लास्ट का जो ऑसिलेशन और वेव्स है, ये सिर्फ 10 मार्क्स का है। तो इस तरह से टोटल मार्क्स जो आपके पास होता है पूरे चैप्टर की स्टडी के बाद, 70 मार्क्स का चैप्टर आप पूरा सिलेबस जो है, थ्योरी का सिलेबस है, वो 70 मार्क्स का है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद आगे के पार्ट को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यूनिट 1 में आपने स्टडी क्या करनी है, क्योंकि वो तो आपने देख लिया जी भाई, यूनिट आपने देखा, और आपको स्टडी क्या क्या करनी है। यूनिट 1 में देखिए, फिजिक्स स्कोप, अगर आप बुक पलट के देखोगे, इसकी एक्साइटमेंट, जो फिजिक्स की एक्साइटमेंट क्या है, नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे स्टडी करनी है, जो आपने कर रखे हैं। नेक्स्ट आपका है नीड ऑफ मेजरमेंट्स, ये मैंने बता रखा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स, ओके, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, मेजरमेंट, ये सब आप स्टडी करोगे। रेस्ट आपको जो स्टडी करनी है अभी, वो है आपकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करें तो आपको, जैसे मैंने प्रैक्टिकल बताया था, तो उसमें वहाँ पे आपके पास क्या एरर हो सकता है, क्या आप एक्यूरेट कैसे मेजर कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ स्टडी करनी है, वो सिग्निफिकेंट फिगर। इसको भी आप केमिस्ट्री में भी इसको सिग्निफिकेंट फिगर को आप स्टडी करोगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताऊंगा। इवन मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर लिया है, वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको स्टडी करना है काइनेमेटिक्स, पूरा काइनेमेटिक्स। देखिए, आप काइनेमेटिक्स किसको बोला जाता है, यहाँ पे बहुत बार बच्चे काइनेमेटिक्स वर्ड तो यूज़ करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो चैप्टर 3 है काइनेमेटिक्स में, जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लिए है। चैप्टर 4 है, जो मोशन इन ए प्लेन के लिए भी है। और भी मैं दिखाता हूँ काइनेमेटिक्स में और कौन से चैप्टर आते हैं, तो अगले पेज पे मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि और कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे आ सकते हैं काइनेमेटिक्स में। देखिए, काइनेमेटिक्स में आपके पास जो यूनिट 3 का भी पार्ट है, जो लॉज ऑफ मोशन है, ये भी दिखा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखो, लगभग बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और यहाँ पे जो यूनिट 4 है, जिसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। चैप्टर 6 आ रहा है, ओके। और उसके बाद देखिए, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिजिड, मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये भी आपके पास आता है। आप में मैंने बताया कि ग्रेविटेशन अपने आप में एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये पूरा चैप्टर काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। फर्स्ट बुक में आप अगर शुरुआत करते हो वहाँ से, तो पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से यहाँ तक काइनेमेटिक्स है। देखो, आपको मोशन इन प्लेन में क्या स्टडी करनी है वो देख लो आप। तो मोशन इन प्लेन के पहले आपको तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको देखना है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको क्या क्या स्टडी करनी है, तो एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में स्टडी किया था उस वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे यहाँ पे। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, क्योंकि देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहाँ पे इसलिए ज़रूरी हो जाता है, और क्योंकि वहाँ पे आपके पास जब आप किसी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए हमें चाहिए होगी।
उसके बाद एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ ये भी देखना है हमें, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसके बाद हर किसी की ग्राफ, इस सब की स्टडी के साथ साथ सबका ग्राफ कैसा होना चाहिए ये भी हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से यूनिट 2 आप यहाँ पे स्टडी करोगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ यूनिट 2 में ही चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 में आपको अच्छे से पता है स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये आपको स्टडी करनी है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको देखना है, जनरल वेक्टर एंड देयर नोटेशंस, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ों को स्टडी करनी है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, एडिशन कैसे होगी, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी वेक्टर की, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर की, यूनिट वेक्टर आपको स्टडी करना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन, मतलब ओवरऑल सब कुछ वेक्टर है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए, स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट चाहिए जिसमें डॉट प्रोडक्ट और स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट दोनों आपको स्टडी करनी होती है। मोशन इन ए प्लेन, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यहाँ तक आपको स्टडी करना पड़ सकता है। उसके बाद वहीं पे मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, आप देखो यहाँ पे अभी कुछ और यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 वहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब यूनिट 3 में आप आओगे जिसमें चैप्टर 5 है, लॉज ऑफ मोशन है, जिसमें इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट चाहिए होगी ऑफ फोर्स की, इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम जो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी चाहिए, न्यूटन थर्ड लॉ भी चाहिए, और इम्पल्स जो फोर्स इनटू टाइम के इक्वल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम ऑफ जो आपकी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब इसमें आपके पास लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन का पूरा टॉपिक यहाँ पे आपके पास आ रहा है। डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर मोशन, सेंटीपीटल फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, और व्हीकल ऑन ए लेवल रोड, व्हीकल ऑन ए बैंक रोड, ये दोनों ही यहाँ पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जब मैं यूनिट 4 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपने ये भी यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी जो है ये 9th क्लास में भी आपने स्टडी किया था, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड वे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। नोटेशन, पोटेंशियल एनर्जी की नोटेशन कैसे होगी, कैसे उसकी वैल्यू को निकाली जाएगी, कैसे डिराइव किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी कहने की आपके दिमाग में ये बात आती है mgh होती है, लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वो अलग होगी, है ना, तो सबकी अलग अलग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में ही ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम ही कहलाता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन्स इन 1 and 2 डायमेंशंस। तो ये लगभग सारा चीज जो कि पहले भी था सिलेबस में वही चीज है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी जो यूनिट 5 है आपकी, ये एक अच्छे चैप्टर, काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस चैप्टर पे। चैप्टर 7 है जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम आपको पढ़ना है, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन ये स्टडी करनी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। इक्विलिब्रियम के लिए भी आपको देखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज के लिए, रिजिड बॉडी रोटेशन बाय इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, comparison of linear and translational motion, moment of inertia, radius of gyration, values of moment of inertia of simple geometrical objects, और statement of parallel and perpendicular। ये statement जो है parallel और perpendicular axis theorem का ये अक्सर आता है और ये important topic है इसके लिए। तो इस तरह से ये यूनिट
5 आपका यहाँ तक, यूनिट 5 तक आप यहाँ देख सकोगे। लेकिन मैं अब यूनिट 6 की बात करता हूँ जो ग्रेविटेशन है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 8 में आता है। और कैपलर्स लॉ यहाँ पे प्लैनेटरी मोशन का आपको देखना होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आप जानते भी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, हाइट और डेप्थ के कारण जो जी में, स्मॉल जी में जो चेंजेस आता है उसको पढ़ना है आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़नी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ना है, एस्केप वेलोसिटी पढ़नी है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। यूनिट 7 की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में जो यूनिट 7 है इसमें चैप्टर 9 आते हैं आपका, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के लिए आपको स्टडी करनी है, जिसमें इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, इवन इलास्टिक एनर्जी, ये सब आपको स्टडी करनी है। इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में 1-2 टॉपिक्स को हटाया गया है जो आपका सॉलिड का है। अब मैं बात करता हूँ फ्लूइड्स के लिए। तो इसमें प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, पास्कल्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इट्स एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कि पास्कल्स लॉ बेस्ड है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन ए फ्लूइड प्रेशर, विस्कोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, critical velocity, Bernoulli theorem and its application, surface energy, surface tension, angle of contact, excess of pressure across the curved surface, और फिर application of surface tension ideas to drop bubbles and capillary rise। तो ये सारे टॉपिक इसमें हैं। काफ़ी बड़ा और ब्रॉड चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को स्टडी करते हो तो। उसके बाद आपके पास चैप्टर 11 है। देखिए ये भी इसी का पार्ट है, जैसे जो यूनिट में बता रहा था, इसी यूनिट का, इसमें यूनिट में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 9, 10, 11। यूनिट 7 में 3 चैप्टर इसमें आते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए देखा जाए तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, ये तीनों के थर्मल एक्सपेंशन को देखा जाएगा। हीट के कारण तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या एक्सपेंशन होती है। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सीपी और सीवी, ये देखना होगा। कैलोरीमेट्री देखनी होगी, चेंज ऑफ स्टेट्स, लेटेंट हीट कैपेसिटी ये देखनी होगी। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, हीट ट्रांसफर किस किस मेथड से होता है तो आपको ये तो अच्छे से पता है। कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है, तो उस टाइप को आपको स्टडी करनी है। यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होगी इसकी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। थर्मल कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ने के बाद पता लगेगा आपको क्या है। स्टेफेंस लॉ एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आएगी आपको, जो आपको स्टडी करना है। तो अभी तक हमने चैप्टर के कहाँ तक चैप्टर देखा, चैप्टर 11। ठीक है, तो अगले चैप्टर को देखते हैं यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर 12 में आता है और इसकी यूनिट आप देख सकते हो, यूनिट 8 है, जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। जब भी आप स्टडी करोगे तो मैं बता दूं आपको, जब भी जिस चैप्टर को आप स्टडी करोगे तो ये वीडियोस आपके पास होगी, आप इसको ओपन करके यहाँ पे देख सकते हो। आपको पता लग जाएगा कौन सी टॉपिक आपकी चल रही है और कौन से आपके पास होना है टॉपिक, कौन सा कंप्लीट रहना है, उसको भी कंप्लीट कर लोगे। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ये दोनों ही प्रोसेस आपको पढ़नी होगी यहाँ पे। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी होगी। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 9। यूनिट 9 में आपको स्टडी क्या करना है, देख लो। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसा मैंने पहले भी बताया, ये आपको केमिस्ट्री का भी, केमिस्ट्री में भी आप स्टडी करोगे, सेम चीज़ है, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं यहाँ पे मिलेगा आपको। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन इन ए compression of a gas, kinetic theory of a gases, assumption of concept of pressure, kinetic interpretation of temperature, RMS speed,
ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, IRMS वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल की स्पीड निकालते हो आप केमिस्ट्री में, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट ओनली, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, एंड द एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। देखिए जहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने की बात है वो सिर्फ लिख रहा है कि आपको क्या स्टडी करनी है, इसकी पूरे डिटेल्स में नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, एवरेज, एवोगाड्रो नंबर तो कौन नहीं जानता, केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से ही आपने यूज किया होगा, जब मोल कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया होगा तभी से आपने इसको एवोगाड्रो नंबर को साथ लेके चले होगे। तो अब यूनिट लास्ट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यूनिट 10 में ऑसिलेशन एंड वेव्स, चैप्टर 14 आपके पास ऑसिलेशन होता है, पीरियोडिक मोशन आपको यहाँ पे देखना है, टाइम पीरियड देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी देखना है, पीरियोडिक फंक्शन देखनी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको शॉर्ट में आप SHM बोलते हो, इसकी इक्वेशन देखनी होगी, फेज देखना होगा, ऑसिलेशंस ऑफ द लोडेड स्ट्रिंग एंड फोर्स कांस्टेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इसका देखना होगा किस तरह से ये वर्क कर रहा है। एनर्जी इन SHM निकालनी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन यहाँ पे करनी है। देखो ये आता भी है पेपर में, टाइम के साथ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन आपको करनी पड़ेगी। फ्री ऑसिलेशंस क्या होती है, फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है और डैम्ड ऑसिलेशन क्या होती है, ये सारी पढ़नी पड़ेगी और इसकी आपको पूरी आइडिया लेनी पड़ेगी। सिर्फ यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, क्वालिटेटिवली आइडिया ओनली, मतलब आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे उसमें समझ सकते हो और उसके एग्जाम्पल्स को देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे इसकी यूज़ हो रही है वो देख सकते हो आप। चैप्टर 15 है आपका वेव, जो लास्ट चैप्टर है इस पूरे सिलेबस का क्लास 11 के लिए, वो उसमें वेव मोशन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है हर जगह पे सेम होता है, यहाँ पे भी सबको सिंपल एडिशन करनी है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप भी आपको देखनी है जिसमें आप फ्लूइड से इतने प्लीजेंट साउंड निकलता है, जबकि आप किसी अदर पाइप से अगर आप बजाते हो जैसे पेन के कैप से साउंड करते हो तो उसमें इतना क्यों नहीं निकलता, प्लीजेंट साउंड क्यों नहीं आता, तो ये सब ऑर्गन पाइप है। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ, तो ये हमारे पास रह रहा है जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, जैसे मैंने बताया फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, वाइब्रेशंस निकालना होगा, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट जो कि रिलेटिव साउंड की वेलोसिटी को यहाँ पे बताएगा। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे, और आप अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हमारे पास प्रैक्टिकल्स क्या होने चाहिए। ये सारा थ्योरी से रिलेटेड था जो 70 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपके लिए सफिशिएंट था।